हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर स्पेक्टेक्युलर वंडर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी है जो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे पहला है वैली ऑफ फ्लावर्स। कहाँ है ये? चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। यूनिक फीचर क्या है यहाँ पे 600 से भी ज्यादा जो है एग्जॉटिक फूलों की स्पीशीज पाई जाती हैं। सेकंड है लिविंग रूट ब्रिजेस। कहाँ पे है ये? मेघालय में। क्या खूबी है? ये जो ब्रिज है ये जीवित पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है और ये सदियों तक चल सकता है। नेक्स्ट है लोनार क्रेटर लेक। ये है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। इसकी खूबी ये है कि ये मीटेरॉइड के इम्पैक्ट से बना है, यानी अर्थ पे एक मीटेरॉइड गिरा था जिसकी वजह से गड्ढा हुआ और ये लेक बन गया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक हिल्स। ये है ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में। यहाँ पे जो है ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसा लगता है कि जितने भी व्हीकल्स इस रोड पे हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। नेक्स्ट है ग्लोइंग वाटर्स, जो कि केरला में है। यहाँ पे पानी जो है रात में ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि पानी में जो है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो चमकते हैं। उसके बाद है सुंदरबंस, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पे रहता है। नाउ मैंग्रोव क्या होता है? आपने मूवी देखी है क्या? एनाकोंडा। एनाकोंडा मूवी में अमेजोन के जंगल दिखाए गए हैं। ना आपने देखा होगा कि जब मूवी में वो जाते हैं अमेज़न के जंगलों में तो वो बोट में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जंगल में वो पैदल चल के जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जंगल है ये पानी के ऊपर है। तो ऐसी जगह जहाँ पे पानी के ऊपर पेड़ पौधे उग रहे हों, खाई में दलदल में जहाँ पे पानी है, तो उसे कहा जाता है मैंग्रोव। तो ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो सुंदरबन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इनविजिबल चंदीपुर बीच, ये है बालासोर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। यहाँ पे जो है समुंदर जो है वो कभी गायब हो जाता है और कभी दोबारा दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि टाइड की वजह से। तो कभी जो है पानी की लहरें बहुत तेज होती हैं तो आपको जो है दिखाई नहीं देगा, और कभी जो है दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो डिसअपियर होती है और रीअपियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन फ्रेज है द बर्थ प्लेस ऑफ। हमें इसे रिप्लेस करना है एक्सट्रैक्ट के किसी एक वर्ड या फ्रेज से। तो यहाँ पे होम टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं द बर्थ प्लेस से। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल रेयर स्पीशीज। इंडिया जो है वो जन्म स्थान है बहुत सी रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना का, बहुत सारे पेड़ पौधों का जन्म स्थान है। तो इसकी जगह हम कह सकते हैं इंडिया घर है बहुत सारे रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। तो हम जो है यहाँ पे बर्थ प्लेस की जगह होम कर सकते हैं। व्हाट डज द फ्रेज नेचर्स अनयूजुअल साइड सजेस्ट? ये जो फ्रेज है नेचर की अनदेखी साइड, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि नेचर जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और मिस्टीरियस वेज में बिहेव कर सकता है, यानी कभी भी कुछ भी कर सकता है जिससे लोग जो है हैरान हो सकते हैं। तो जो नेचुरल फिनोमेना है वो ऐसे नहीं है कि जो एक बार हुआ वैसे ही हमेशा होगा, वो चेंज होता रहता है। राइट? नेचर जो है वो चेंज होता रहता है, तो वो लोगों को सरप्राइज और अमेज करता रहता है। कंप्लीट द सिमिलैरिटी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे है स्पार्क इमेजिनेशन। तो स्पार्क जो है वो इमेजिनेशन को इग्नाइट कर रही है। राइट? स्पार्क होता है, एक चिंगारी होती है और फिर हमारी इमेजिनेशन जो है जन्म लेती है। तो वैसे ही इंस्पिरेशन आती है, कोई चीज देख के हम इंस्पायर होते हैं और हमारी क्रिएटिविटी जो है इग्नाइट होती है, उससे जन्म लेती है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ए, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सम नेचुरल फिनोमेना कैन सरप्राइज पीपल। ये ट्रू है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं जिन्हें देख के लोग हैरान हो सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। The writer's most likely purpose to introduce the information about the Chandipur beach phenomena with a question is to। तो यहाँ पे देखिए राइटर ने जो है ये जो बीच है चंदीपुर बीच में, ये जो अजीब सी घटना होती है, इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपको बताने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए उसने जो पैराग्राफ है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। तो उसने ऐसा क्यों किया है?
ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो एंगेज हो जाएं और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएं, क्यूरियस हो जाएं, और जो है एक सस्पेंस उनके अंदर क्रिएट हो, ताकि वो जो है इस चीज को सच में पढ़ना चाहें, जानना चाहें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए उसने जो है ये जो इंट्रोडक्शन है ये क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है असर्शन, और रीजन है कि ये स्टेटमेंट का रीजन क्या है। तो चलिए देखते हैं असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है। Chandipur beach in Odisha is known for its unique feature of the sea disappearing. चंदीपुर बीच जो कि उड़ीसा में है वो जाना जाता है उसके ये यूनिक फीचर के लिए कि उसमें समुंदर जो है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट है। रीजन क्या बताया गया है? द टाइड्स रिट्रीट ड्रास्टिकली एक्सपोजिंग द चंदीपुर बीच। जो टाइड्स हैं, जो वहां पे लहरें आती हैं, जो ज्वार भाटा है यानी जो समुद्र में लहरें आ रही हैं, वो एकदम से जो है पीछे चली जाती हैं तो बीच दिख जाता है, और फिर एकदम से आगे आती हैं तो बीच जो है वो गायब हो जाता है। तो इसलिए जो है वहां का जो बीच है वो डिसअपियर होता रहता है, गायब होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो लहरें हैं वो कभी तो एकदम से बिल्कुल पास में आ जाती हैं तो वहां पे बीच गायब हो जाता है, और कभी एकदम से जो है वापस समुद्र में मिल जाती हैं, जिससे बीच जो है वो एक्सपोज हो जाता है यानी दिखाई देता है। तो ये इसका रीजन है। तो ये रीजन इसका करेक्ट है। इसी वजह से जो है वो बीच जो है उसे डिसअपियरिंग कहा जाता है, कि वो कभी दिखाई देता है कभी गायब हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये बात भी सही है कि आर जो है वो ए का करेक्ट रीजन है। What does the term unique suggest about the beach in Balsor? ये जो unique है इससे हमें इस बीच के बारे में क्या पता चलता है? It's one of its kind. अपने आप में इकलौता ही है, इतना अनोखा है कि अपने टाइप का सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसे यूनिक कहा गया है। What does the writer want to convey with the use of the phrase playing hide and seek with its visitors? ये जो phrase writer ने use किया है playing hide and seek with its visitors, इससे writer क्या बताना चाहता है? तो इससे जो है राइटर ये बताना चाहता है कि जो समुंदर है चंदीपुर में, वो ऐसा लगता है जैसे कभी गायब हो रहा है कभी दोबारा दिख जा रहा है, जैसे कि हाइड एंड सीक का गेम चल रहा हो, कोई छुपा छुपी खेल रहा हो, कभी वो गायब हो जाता है कभी दिखने लग जाता है। तो इससे जो है एक जादुई सा जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है विजिटर्स के लिए, और वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं इस चीज को देख के। How are the living root bridges a boon for the local people of मेघालय? मेघालय के लोकल लोगों के लिए ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं ये एक वरदान की तरह क्यों हैं? तो ये इसलिए हैं क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश का सीजन आता है, मॉनसून का सीजन होता है, तो ये जो ब्रिजेस हैं ये लोगों की मदद करते हैं नदी नाले क्रॉस करने में, ट्रैवल करने में। इसलिए ये जो है उनके लिए वरदान की तरह हैं, और क्योंकि ये जो ब्रिजेस हैं ये पेड़ों की जड़ों से बने हुए हैं तो ये सदियों तक चलते हैं, बारिश में टूटते भी नहीं हैं। Why is the Lonar Crater Lake considered a remarkable and rare site? तो ये जो लोनर क्रेटर लेक है इसे एक अद्भुत और रेयर साइट क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि ये एक मीटेरॉइड के इम्पैक्ट से जो है क्रिएट हुआ था ये लेक। तो एक मीटेरॉइड जो है वो अर्थ पे आके गिरा था सदियों पहले, जिसकी वजह से ये लेक जो है क्रिएट हुआ, इसलिए ये जो है इतना रेयर है। What might be the writer's purpose of highlighting the awe-inspiring natural wonders of India? राइटर जो है ये सब जो अद्भुत इंडिया में जो नेचुरल वंडर्स हैं ये सब क्यों बता रहा है? क्या पर्पस है इन चीजों को बताने का? तो वो इसलिए बताना चाहता है ताकि जो रीडर्स हैं, जो हम सब लोग पढ़ रहे हैं इस आर्टिकल को, हम समझें कि इंडिया में कितनी नेचुरल ब्यूटी है, हम कितने रिच हैं नेचुरल ब्यूटी में। और वो चाहता है कि रीडर्स जो है वो क्यूरियस हों, जानने के लिए इच्छुक हों, जाके देखें कि इंडिया में कितनी खूबसूरती है, और ये जो हमारे नेचुरल वंडर्स हैं इन्हें हम प्रोटेक्ट करें, इनका ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। नेक्स्ट है ये जो चैप्टर है इसमें राइटर ने जो है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज की है, राइट? डिस्क्राइब किया है हर नेचुरल वंडर को, और जब भी वो किसी नेचुरल फिनोमिना को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछता है। तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है रीडर्स पे, क्या फर्क पड़ रहा है जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल को? तो इससे ये फर्क पड़ रहा है कि जो रीडर है उसकी अटेंशन को जो है वो ग्रैब कर रहा है। तो एकदम से जो है जैसे ही वो क्वेश्चंस पूछता है हमारा ध्यान इस तरफ जाता है, हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर वैसा होता तो क्यों होता। तो इससे जो है
हमारी अटेंशन वहां पे जा रही है, एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है, क्यूरियोसिटी जाग रही है। और इससे क्या है ना, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज से हम इमेजिन कर पाते हैं खूबसूरती को। और ये जो मिस्ट्री है नेचुरल वंडर्स में, इन सब चीजों को जो है हम इमेजिन कर पाते हैं। Which of these unusual phenomena did you find the most interesting and why? तो ये इतने सारे जो नेचुरल फिनोमेना आपके चैप्टर में बताए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा? तो मुझे जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इनविजिबल चंदीपुर बीच, बिकॉज इट इज फैसिनेटिंग टू सी द सी डिसअपियर एंड रीअपियर डेली। क्योंकि ये बहुत ही हैरानी वाली चीज है ये देखना कि एक समुंदर जो है रोज दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है, ऐसा कैसे हो रहा है? इट फील्स लाइक नेचर इज परफॉर्मिंग अ मैजिकल ट्रिक। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमें करेक्ट वाले का यूज करके ये ब्लैंक्स को फिल करना है। आई हैव रेड मैनी स्टोरीज टू नेम अ फ्यू। मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं जिसमें से कुछ के नाम है ये। डू यू नो व्हेन दिस लिटिल टाउन केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्या तुम्हें पता है ये छोटा सा शहर कब एग्जिस्टेंस में आया, कब स्थापित हुआ? हिज हार्ड वर्क हैज हेल्प्ड हिम टू नो एंड। उसका जो कड़ी मेहनत है, जो उसने हार्ड वर्क किया है, उसने उसकी मदद की है जिसका कोई बयान नहीं है। हम आपको बता नहीं सकते हैं कितनी मदद की है उसके हार्ड वर्क ने उसकी। There are no simple solutions to the age-old problem of traffic jams. ये जो बरसों पुरानी प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम की, इसका कोई भी सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। He opened the ancient wooden box and stared at the treasure in disbelief. उसने जो है वो जो पुराना लकड़ी का बॉक्स था उसे खोला और उसने जो है जो खजाना उसके अंदर था उसे बिल्कुल हैरानी के साथ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कितना सारा खजाना है उस डब्बे के अंदर। The garden is in full glory in spring with lots of beautiful flowers in bloom. जो गार्डन है वो अपनी पूरी शान में है इस समय, पूरा बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है स्प्रिंग के सीजन में, क्योंकि बहुत सारे फूल जो हैं वो पूरी तरह से खिल गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके करेक्ट सिनोनिम जो है वो हमें बॉक्स से चूज करके लिखने हैं। सिनोनिम्स क्या हुए? सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो मिस्टीरियस, पजलिंग, बैफलिंग हुआ एनिग्मेटिक। कोई चीज जो है वो बिल्कुल हैरान करने वाली हो, मिस्टीरियस हो, पजलिंग हो, बैफलिंग हो, एनिग्मेटिक। माइटी, जाइजेंटिक, ह्यूज, कोलोसल। कोई चीज बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल है, तो वो हुई कोलोसल। breathtaking, stunning, awe-inspiring, spectacular, शानदार। ये सब जो है शानदार के लिए वर्ड्स हैं। पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल, सीरीन। कोई चीज बहुत ही शांत है, दिल को शांति दे, तो वो हुई सीरीन। अनयूजुअल, पेक्यूलियर, फॉरेन, एग्जॉटिक। कोई चीज हैरान कर दे, बहुत ही अनयूजुअल सी हो, अजीब सी हो, फॉरेन सी हो, जो यहाँ की लोकल नहीं है, तो वो हुई एग्जॉटिक। नेक्स्ट है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जब हम दो वर्ड्स जो हैं साथ में यूज कर रहे हैं, बीच में एंड और ऐसा कुछ लगा के उन्हें ज्वाइन करके हम इन वर्ड्स को साथ में यूज करते हैं। जनरली ये सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, राइमिंग वर्ड्स होंगे या फिर सेम साउंड वाले वर्ड्स होंगे। तो हम जो है इनका यूज जो है जब दो वर्ड्स का साथ में ऐसे करते हैं इन्हें ज्वाइन करके, तो इसे कहा जाता है बाइनोमियल्स। जैसे कि हाइड एंड सीक है, राइट, छुपा छुपी का गेम। फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु किसी जगह के तो फ्लोरा एंड फौना कहलाते हैं, तो ये हो गए बाइनोमियल्स। तो यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ बाइनोमियल्स हैं और उसके मीनिंग कॉलम 2 में है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। तो पहला है ऑड्स एंड एंड्स। इसका मतलब होता है स्मॉल अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो काम की नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज कभी कभी हो रही हो, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। मिक्स एंड मैच का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग चीजों को साथ में रख देना। ऑल और नथिंग का मतलब हुआ कोई चीज या तो आप पूरी तरह से करो या फिर मत करो। पार्ट एंड पार्सल का मतलब हुआ कोई चीज जो है वो पूरी तरह से जो है कंप्लीट पार्ट हो कहीं का। पिक एंड चूज का मतलब हुआ बेस्ट चीज जो है आप वो चूज करो। सूनर और लेटर का मतलब हुआ सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी तो होगी ये चीज। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, कोई चीज जो है एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो वो हुआ लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट जो है हमें इन बाइनोमियल्स का यूज करना है अपने खुद के सेंटेंसेस में।
Odds and ends. I packed all the odds and ends lying on my study table into a small box. मैंने जो है मेरी स्टडी टेबल पे जितनी भी छोटी मोटी बेकार की चीजें पड़ी थी उन्हें पैक कर दिया एक छोटे बॉक्स में. ऑन एंड ऑफ. इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ थ्रू आउट द आफ्टरनून. पूरी दोपहर जो है बारिश रुक रुक के होती रही, कभी हो रही थी कभी नहीं. मिक्स एंड मैच. यू कैन मिक्स एंड मैच दीज क्लोथ्स टू क्रिएट योर ओन स्टाइल. आप इन कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो, अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो. ऑल और नथिंग. फॉर हिम विनिंग इज एन ऑल और नथिंग सिचुएशन. उसके लिए जीतना जो है वो बहुत ही जरूरी है. या तो वो पूरी तरह से जीत जाए या फिर फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड उसे नहीं आना है, उसे जीतना ही है. पार्ट एंड पार्सल. हार्ड वर्क इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस. कड़ी मेहनत जो है वो जरूरी है सफलता के लिए. पिक एंड चूज. यू कैन पिक एंड चूज योर फेवरेट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी में से अपनी फेवरेट बुक को चूज कर सकते हो. सूनर और लेटर. सूनर और लेटर ऑनेस्टी ऑलवेज पेज ऑफ. कभी ना कभी जो है आपकी जो ईमानदारी है उसका फल आपको मिलेगा. लीप्स एंड बाउंड्स. टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द लास्ट डिकेड. पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है. नाउ नेक्स्ट है हमारी ग्रामर की एक्टिविटी. इसमें हमें पार्टिसिपल्स बताए जाएंगे और जेरेंड्स बताए जाएंगे. पार्टिसिपल्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स. तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स क्या हैं. उसके बाद जो है हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. नाउ बेसिकली दोनों पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स दोनों में ही एक चीज कॉमन है कि दोनों ही वर्ब हैं. जो वर्ड्स हैं किसी सेंटेंस में ये वर्ब्स होते हैं. पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. जबकि जो जेरेंड्स है उसमें क्या होता है, उसमें जो वर्ब है उसे हम नाउन की तरह यूज करते हैं. Now, ये जो स्लाइड है इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा. इसमें आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है. फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके. ना पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल है वर्ब की फॉर्म. जब सेंटेंस में हम वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करें तो वो हो गया पार्टिसिपल. दो टाइप के पार्टिसिपल हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी में एंड होता है और पास्ट पार्टिसिपल जो कि ईडी ईएन टी या एन में एंड होता है. अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क. रोते हुए बच्चे को दूध चाहिए. और ये जो सेंटेंस है इसमें नाउन क्या है, नाउन है इसमें बेबी. नाउ जो क्राइंग वर्ड है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. राइट. एडजेक्टिव क्या होता है, वो वर्ड जो सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करे. तो नाउन जो है वो क्या कर रहा है, वो रोता हुआ है. राइट. नाउन के बारे में क्या बताया गया है हमें कि बच्चा रोता हुआ है. तो नाउन की क्या खूबी है, क्राइंग है वो. तो यहाँ पे क्राइंग हो गया हमारा एडजेक्टिव. तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि ये आईएनजी में एंड हो रहा है. तो जब भी मैं सेंटेंस में वर्ब को ऐसे यूज कर रही हूँ कि वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है तो वो हो जाता है हमारा पार्टिसिपल. एडजेक्टिव क्या हुआ, वो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. द ब्रोकन वास वॉज ऑन द फ्लोर. जो टूटा हुआ फूलों का गुलदस्ता था वो जमीन पे था. यहाँ पे नाउन क्या है, वास. कैसा है नाउन, क्या उसके बारे में हमें बताया गया है, ब्रोकन है, वो टूटा हुआ है. तो फिर ब्रोकन क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव. तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि ये ईएन में एंड हो रहा है. तो जब भी सेंटेंस में आप वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हो जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो वो हो जाता है हमारा पार्टिसिपल. नाउ जेरेंड क्या है, जेरेंड है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसमें वर्ब जो है वो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. तो जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों में ही जो है वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी है और जेरेंड में आईएनजी है. बट जेरेंड जो है सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर रहा है जबकि पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है. जेरेंड क्या है, वो किसी एक्टिविटी चीज या आइडिया का नाम है जबकि पार्टिसिपल क्या है, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यानी वो कोई एक्शन या स्टेट को दिखा रहा है. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं जेरेंड का. स्विमिंग इज फन. तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, ये एक एक्शन का नाम है. राइट. एक एक्टिविटी का नाम है, एक चीज का नाम है. तो स्विमिंग इज फन. तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो हमारे नाउन की तरह यूज हुई है कि जो तैरना है वो मजे वाली चीज है. तो स्विमिंग जो एक्टिविटी है वो फन एक्टिविटी है. तो यहाँ पे स्विमिंग जो है हमारा नाउन है. आई लव रीडिंग. मुझे पढ़ना पसंद है. तो जो रीडिंग की एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी का नाम है रीडिंग, ये मुझे पसंद है. तो यहाँ पे रीडिंग जो है हमारा नाउन है.
तो इसलिए ये है जेरेंड। तो यही डिफरेंस है। ओके, मेन डिफरेंस यही है कि जेरेंड जो है सेंटेंस में नाउन है, जबकि पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव है। नाउ इसे याद रखने की बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। जेरेंड जो है वो किसी एक्शन का नाम होगा। तो सेंटेंस में जब भी आपको किसी एक्शन का नाम दिखाई दे, देखिए यहाँ पे स्विमिंग है, रीडिंग है, तो ये हो गया हमारा जेरेंड। जबकि पार्टिसिपल जो है वो एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। तो अगर दो आपको आईएनजी दिख रहे हैं, अगर आपको आईएनजी दिख रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है कि वो जेरेंड है या पार्टिसिपल, तो सिर्फ ये सोचना है कि ये जो आईएनजी वाला वर्ड है ये किसी एक्शन का नाम है या फिर किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्शन का नाम है तो फिर जेरेंड है। एक और चीज उसमें है, अगर जो है सेंटेंस जो है वो व्हाट का आंसर दे रहा है, जैसे यहाँ पे स्विमिंग इज फन, तो मैं पूछूं व्हाट इज फन, राइट? तो क्या हो जाएगा आंसर? स्विमिंग इज फन। व्हाट डू यू लव? आई लव रीडिंग। तो अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है आपको सेंटेंस में, तो वो हो गया जेरेंड। और अगर आपको विच वन और व्हाट काइंड का आंसर मिल रहा है तो वो हो गया पार्टिसिपल। ना बेसिकली ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जेरेंड्स जो है वो एक्शन के नाम है और पार्टिसिपल जो है वो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जेरेंड जो है वो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। ये है इन दोनों के मेन डिफरेंस। अगर ये आपको समझ में आ गए कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और जेरेंड जो है वो नाउन है, तो आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्विमिंग इज फन, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है? एक एक्टिविटी का नाम है, राइट? तो ये हो गया जेरेंड। द शाइनिंग स्टार्स लुक ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है? स्टार्स। नाउ स्टार्स जो है वो क्या है? शाइनिंग है, राइट? तो हमें नाउन के बारे में क्या बताया गया है कि वो शाइनिंग है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, इसलिए ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। द बार्किंग डॉग चेज द कैट, यहाँ पे हमारे नाउन है डॉग एंड कैट, राइट? बट हमें डॉग के बारे में क्या बताया गया है? एक जो नाउन है उसके बारे में हमें बताया गया है कि वो बार्किंग है, भौंकता हुआ है, राइट? तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा पार्टिसिपल, क्योंकि ये बार्किंग जो है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है। द फॉलन लीव्स कवर्ड द पाथ, यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो क्या है? लीव्स। नाउ लीव्स के बारे में क्या बताया गया है? फॉलन है, वो गिरी हुई है, राइट? तो यहाँ पे फॉलन जो है हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। The glowing marble monument looks even more spectacular in the moonlight. जो चमकता हुआ मार्बल का मॉन्यूमेंट है वो रात में और ज्यादा शानदार दिखता है। तो मार्बल मॉन्यूमेंट है हमारा नाउन और ग्लोइंग हो गया हमारा एडजेक्टिव। The amazing view of the Himalayas from Darjeeling attracts the visitors from all over the world. The Sun Temple in Konark features intricately carved stone wheels and walls. Standing at a height of 182 meters, the Statue of Unity is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel. The scattered islands of the Andaman and Nicobar offer some of the cleanest beaches in India. नेक्स्ट है gerund, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है gerunds। वर्ब की फॉर्म्स जो कि सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करती हैं। तो बेसिकली किसी एक्टिविटी, किसी थिंग, किसी आइडिया का नाम हुआ तो वो हो गया gerund। जैसे कि स्विमिंग, पेंटिंग, रीडिंग, लर्निंग, टॉकिंग, किसी एक्टिविटी का नाम होगा तो वो हो गया हमारा gerund, सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमें बताना है इसमें कौन सा वर्ड जो है वो जेरेंड या पार्टिसिपल है, एंड फिर उसके बाद हमें बताना है कि वो जेरेंड है या पार्टिसिपल। तो जैसे पहला है डांसिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस इमोशंस। यहाँ पे डांसिंग क्या है? किसी एक्टिविटी का नाम है, तो क्या हो गया ये? जेरेंड। यहाँ पे ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही सेकंड है ट्रैवलिंग कैन ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव। नाउ ट्रैवलिंग जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम है, तो इसलिए ये हो गया जेरेंड। द फॉलिंग लीव्स सिग्नल द अराइवल ऑफ ऑटम। यहाँ पे गिरती हुई पत्तियां, तो यहाँ पे लीव्स को डिस्क्राइब कर रहा है फॉलिंग बर्ड, तो ये है एडजेक्टिव, इसलिए ये है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी एंजॉयज कुकिंग न्यू रेसिपीज फॉर हर फैमिली। यहाँ पे कुकिंग जो है वो किसी एक्टिविटी का नाम है, इसलिए ये है जेरेंड। रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव योर वोकैबुलरी। यहाँ पे अगेन जो है ये किसी एक्टिविटी का नाम है, नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए ये है जेरेंड।
He watched the shimmering stars in the night sky. तो उसने जो है चमकते हुए तारे देखे। तो यहाँ पे तारों के बारे में, स्टार्स जो है वो हमारे नाउन है और उनको किस कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, शिमरिंग। तो ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये है पार्टिसिपल। Forgetting the keys inside, कंचन लॉक द डोर। यहाँ पे जो है चाबियां जो है हमारा नाउन है एंड उसके बारे में क्या बताया गया है, भूल गई हैं चाबियां, फॉरगेटिंग है, राइट। तो यहाँ पे फॉरगेटिंग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है कि चाबियां जो है वो भूल गए हैं, तो भूली हुई चाबियां हैं, तो इसलिए ये जो है हमारा पार्टिसिपल हो गया। यहाँ पे हमें दो दो सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इन्हें कंबाइन करना है पार्टिसिपल या जरन का यूज करके। ब्रैकेट में हमें बताया गया है कि हमें पार्टिसिपल यूज करना है या जरन, तो बेसिकली एडजेक्टिव हमें यूज करना है या फिर नाउन, ये हमें बताया गया है। तो पहला है नितेश एंटर द रूम, ही सॉ हिज फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर। नितेश जो है कमरे में एंटर किया, उसने देखा उसका दोस्त जो है कॉर्नर में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे जो है हमारा नाउन क्या है, नितेश है, राइट। एंड नाउन के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि वो कमरे में एंटर कर रहा है। तो एंटरिंग द रूम, नितेश सॉ हिज फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर। तो यहाँ पे एंटरिंग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, पार्टिसिपल हो गया। स्मिता वॉक केयरलेसली, शी स्लिप्ड ऑन द डोरमैट। स्मिता जो है केयरलेसली चल रही थी, डोरमैट पे फिसल गई। यहाँ पे नाउन क्या है हमारा, स्मिता, तो हम कैसे लिखेंगे, वॉकिंग केयरलेसली स्मिता स्लिप्ड ऑन द डोरमैट। बहुत ही केयरलेसली चल रही थी और स्मिता जो है डोरमैट पे स्लिप कर गई। तो यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वॉकिंग केयरलेसली, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव, तो पार्टिसिपल हो गया, करेक्ट है। स्लीप फॉर 8 आवर्स, इट इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे हमें gerund जो है वो लगाना है और इन्हें कंबाइन करना है, तो हम क्या कहेंगे, स्लीपिंग कह देंगे। स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स इज गुड फॉर हेल्थ। 8 घंटे सोना जो है हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे स्लीपिंग जो है एक एक्टिविटी का नाम हो जा रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा gerund। रंजीत फेल्ट हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स। यहाँ पे हमें पार्टिसिपल से करना है, तो यहाँ पे हमारा नाउन है रंजीत, तो हम क्या कहेंगे, फीलिंग हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, रंजीत कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो रिजल्ट के बारे में खुशी फील करते हुए रंजीत ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। तो रंजीत के बारे में हमने क्या बताया है कि वो हैप्पी फील कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फादर एनकरेज मीना, मीना ज्वाइन द कोर्स। यहाँ पे हमें gerund का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, फादर एनकरेज मीनाज ज्वाइनिंग द कोर्स। यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है ये एक एक्टिविटी का नाम हो जा रहा है, तो कोर्स की जो ज्वाइनिंग है उसे फादर एनकरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक एक्टिविटी का नाम हो जा रहा है, इसलिए ये हो गया gerund। नेक्स्ट है हमारी लिसनिंग एक्टिविटी, ट्रांसक्रिप्ट है पेज 153 पे। आपको बताना है ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें से कौन से चार ट्रू हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके हिसाब से 1, 2, 4 एंड 5 जो हैं वो ट्रू हैं स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी जिसमें आपको चार लोगों का ग्रुप बना के एक प्रेजेंटेशन बनानी है। उसमें जो है कोई भी आपके आसपास की ऐसी जगह हो जो कि टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे लोग जाके घूमते हैं, उस जगह के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। और प्रेजेंटेशन में पहली दूसरी स्लाइड में आप जो है उस जगह का नाम बताओगे, थर्ड फोर्थ में आप बताओगे कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे पहुंच सकते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स स्लाइड में जो है आप डिस्क्राइब करोगे उस जगह को, वहां पे क्या पॉपुलर है, क्यों वो पॉपुलर है, क्या उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। सेवेंथ एंड एट स्लाइड में आप वहाँ की वेदर बताओगे कैसी है, वहाँ पे क्या खाना मिलता है, क्या कस्टम्स हैं, क्या लैंग्वेज बोली जाती है। एंड स्लाइड 9 एंड 10 में जो है आप बताओगे कि साल का कौन सा बेस्ट टाइम है उस जगह को जाके देखने का, घूमने का, और क्यों आप इस जगह को रिकमेंड कर रहे हो। यहाँ पे जो जगह मैंने चुनी है वो है महाबलेश्वर, द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। ये मुंबई पुणे के पास है। तो आप पहली और दूसरी स्लाइड में जो है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो, साथ ही फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हो इस जगह की, इंटरनेट से लेके। थर्ड एंड फोर्थ स्लाइड में आप बताओगे लोकेशन एंड हाउ टू रीच। तो लोकेशन है सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर जो है आप ऐसे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप बताओगे क्या क्या वहां पे पॉपुलर जगह है। तो वेना लेक है, आर्थर सीट है, मैप्रो गार्डन है, प्रतापगढ़ फोर्ट है। और क्यों ये जगह पॉपुलर है, क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट है, नेचुरल ब्यूटी है और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस जगह की।
नेक्स्ट स्लाइड में आप बताओगे वेदर, फूड एंड कल्चर। तो वेदर जो है यहाँ की ठंडी रहती है साल भर, मॉनसून की वजह से और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है ये जगह। लोकल फूड जो है स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे, कॉर्न पैटीज है, पूरन पोली है, वड़ा पाव है। कस्टम है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, मराठी हैं, वो वहाँ की मेन लैंग्वेज है। लैंग्वेज वहाँ पे मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों बोली जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये तीनों लैंग्वेज आपको आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप बताओगे बेस्ट टाइम टू विजिट है अक्टूबर टू जून। क्यों? क्योंकि वेदर जो है प्लेजेंट है, स्ट्रॉबेरीज का सीजन होता है दिसंबर से मार्च के बीच में। Recommendation है visit with family or friends to enjoy nature walks, boating and scenic viewpoints. A perfect spot for relaxation and photography. तो ऐसे जो है आपके आसपास आपके एरिया में जो भी जगह हो उसके ऊपर जो है आप ऐसे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। इंटरनेट से जो है आपको सारी जानकारी इकट्ठा करनी है कि वहाँ पे वेदर क्या है, फूड क्या है, कल्चर क्या है, कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हो, क्या क्या अट्रैक्शंस है, ये सारी चीजें जो है आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो है हमारी राइटिंग एक्टिविटी है। हमें जो है एक ऐसे लिखना है। किस चीज के ऊपर लिखना है? हमें नेचर के ऊपर ऐसे लिखना है। नेचर के ऊपर जो है आप कोई भी टॉपिक चुन सकते हो। जैसे आपने जो है कोई नेचुरल जगह देखी हो, आप हिमालयाज गए, आप कहीं माउंटेन में गए, कहीं आप रिवर के पास गए, समुंदर देखा आपने, उसके ऊपर लिख सकते हो। कोई आपने घटना देखी हो, जैसे जो है बारिश बहुत तेज हुई, या फिर कहीं पे आपने देखा जो है अचानक से तूफान आया था, कहीं पे सनराइज या सनसेट था, रेनबो था। कोई भी चीज नेचर की जो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी हो उसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे में जो है आपको प्रॉपर फॉर्मेट का यूज करना है। टाइटल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन हो एक पैराग्राफ का, बॉडी जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ की हो, और कंक्लूजन एक पैराग्राफ का। ये फॉर्मेट का यूज करके आपको ये ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है स्नोफॉल के ऊपर। मेरी लाइफ का जो पहला स्नोफॉल मैंने देखा था, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार लगा था, उस चीज के ऊपर मैंने ये ऐसे लिखा है। I had always dreamt of seeing snow. Living in a warm city, I had only seen it in movies and pictures. But last winter, during our family trip to Shimla, I finally experienced my first snowfall, an unforgettable moment that made me realize the quiet beauty of nature. As we reached Shimla, the air felt crisp and cold. The sky was cloudy and the wind carried a faint chill. Suddenly, tiny white flakes began to fall. At first, I thought it was ash or dust, but soon I realized it was snow. I stretched out my hands to catch the soft flakes. They melted instantly, leaving cool drops of water on my palms. Within minutes, the brown roads and green trees were covered in a blanket of white. The world around me looked magical, like a painting brought to life. Children were laughing and building snowmen, and some tourists were throwing snowballs at each other. I joined in too, feeling a pure joy I had never felt before. The next morning, the sunlight made the snow sparkle like diamonds. Footprints on the soft ground showed that many had walked there, but the beauty remained untouched. The silence of the snowy landscapes filled me with peace and wonder. My first snowfall was more than just a fun experience. It was a moment of awe and gratitude. Nature in its simplest form showed me how calm and beautiful the world can be. I realized that some of the most precious memories are not made in big events, but in quiet moments like watching snowfall for the very first time. Some microplanktons in the sea are bioluminescent. तो माइक्रोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ दिखाई देंगे, इतने छोटे होते हैं। और ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी चमकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोटो दी है, आपको बताना है ये क्या है। तो ये है जुगनू। मेरी लैंग्वेज में से जुगनू कहते हैं, इंग्लिश में से फायरफ्लाई कहते हैं। आपको लिखना है आपकी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, और ये भी बताना है कि आपने इसे कभी देखा है या नहीं। तो मैंने तो देखा है, मैं बचपन में बहुत खेलती थी। मेरा भाई जो है बॉटल में इनको बंद करके जो है घूमता था, दिखाता था सबको जब ये चमकते थे। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपने कभी जुगनू या फिर फायरफ्लाई को देखा है या नहीं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to
like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.